सिपाही कहे जाने वाले उपन्यास के जो सम्राट हैं, उन्होंने जब अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की थी, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी है, कि बस भैया हमारे पास धन है तब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इलाके के बहुत प्रतिष्ठित जमींदार थे। हेलो बच्चा लोग, मेरे क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई। तो बच्चा लोग, मैं आपकी गरिमा मैम, आज हम इस कक्षा में जिस पाठ को पढ़ने वाले हैं वो पाठ है कलम का सिपाही कहे जाने वाले उपन्यास के जो सम्राट हैं मुंशी प्रेमचंद जी का नमक का दरोगा। आज हम इस पाठ से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं आपके परीक्षा को लेकर, वो सारी बातें हम आपके साथ इस कक्षा में करने वाले हैं। अपनी तरफ से पूरा प्रयास है बच्चा कि हर एक महत्वपूर्ण बात बताएं आपको। फिर भी अगर कहीं पे कुछ भी ऐसा लगता है, कोई भी बिंदु ऐसा लगता है जो आपको नहीं समझ में आता है, तो वो चीज आप हमसे जरूर पूछिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो इस पाठ के लेखक हैं, कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन बातों को जानते हैं। जैसे अगर हम मुंशी प्रेमचंद जी के वास्तविक नाम की बात करें, प्रेमचंद से तो इन्होंने रचना लिखना शुरू किया था, वास्तविक नाम इनका क्या था? धनपत राय था। इन्हें कलम का सिपाही, उपन्यास सम्राट, इन सब नामों से जाना जाता था। अगर प्रेमचंद जी का जो प्रारंभिक जीवन था या उनकी जो शिक्षा थी उसकी बात करें तो इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में लमही उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन का नाम धनपत राय था। बाल्यावस्था में ही क्या होता है, प्रेमचंद जी के माता पिता का निधन हो जाता है, जिसके कारण इनका जो बचपन था वो बहुत अधिक आर्थिक कठिनाइयों से बीता था। भाई माता पिता थे नहीं तो जाहिर सी बात है आर्थिक कठिनाइयां तो आना ही आना था। तब ये क्या करते थे? ट्यूशन पढ़ाते थे और इन्होंने उस ट्यूशन पढ़ाते हुए अपनी पढ़ाई को पूरी की थी। प्रारंभिक शिक्षा तो गांव के मदरसे से ही इन्होंने कर लिया। बाद में जब मैट्रिक पास किए तब इन्होंने अध्यापन कार्य शुरू किया, यानी पढ़ाना शुरू किया। बीए भी उत्तीर्ण किया इन्होंने। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो उपन्यास जैसे इनका गोदान है, गबन है, निर्मला है, सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कर्म भूमि, ये सभी क्या हैं? प्रेमचंद जी के महत्वपूर्ण उपन्यास है। कहानियों की बात करें तो ईदगाह, दो बैलों की कथा, पूष की रात, कफन, बड़े भाई साहब, पंच परमेश्वर, ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। साहित्यिक यात्रा की बात करें अगर हम इनके, तो इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की जो शुरुआत की थी वो उर्दू में नवाब राय नाम से की थी। किस नाम से इन्होंने? जब प्रश्न पूछा जाए कि भाई जो हमारे मुंशी प्रेमचंद जी थे उन्होंने जब अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की थी तब उन्होंने किस नाम से शुरू किया था? तो उर्दू में नवाब राय नाम से शुरू किया था। और इनकी जो पहली कहानी संग्रह थी वो थी सोजे वतन, जिसको अंग्रेज सरकार ने क्या कर लिया था? जब्त कर लिया था। बाद में इन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखने लगे थे। इन्होंने हंस और जागरण जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। मतलब प्रश्न अगर कभी भी पूछ लिया जाए कि हंस पत्रिका किसकी है? प्रेमचंद जी के। प्रेमचंद जी की वो कौन सी कहानी है जिसको अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था? सोजे वतन था। प्रेमचंद जी की पहली कहानी कौन सी थी? तो आप बताएंगे सोजे वतन। यानी कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न अगर पूछ लिया गया तो आप बता सकते हैं। साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो जो हमारे प्रेमचंद जी थे वो यथार्थवादी दृष्टिकोण वाले थे। मतलब उन्होंने अपनी रचनाओं में, आप देखेंगे अगर इनकी रचनाएं पढ़ेंगे तो आपको ग्रामीण जीवन, किसानों, दलितों, महिलाओं की समस्याओं का सजीव चित्रण किया। मतलब ऐसा लगेगा कि सब कुछ सही सही हो रहा है। भाषा शैली बहुत सरल भाषा में लिखते हैं, बहुत सहज मतलब समझ में आने वाली भाषा में लिखते हैं, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करते हैं और जो आम लोगों के, आम जनमानस के हृदय को छू लेने वाली भाषा होती है, यानी अपनी जगह बना लेने वाली भाषा होती है, उस भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है।
समाज सुधार भी इनकी साहित्यिक विशेषताओं में देखने को मिलता है। यानी उनका साहित्यिक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और समाज सुधार जैसे छुआछूत, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह यानी जो बिना मेल वाला विवाह होता है, उसके प्रति गहरी जागरूकता फैलाते हैं। हिंदी साहित्य को अपनी लेखनी से समृद्ध करने वाले जो महान कथाकार हैं, उनका निधन 8 अक्टूबर 1936 में क्या हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे प्रेमचंद जी से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे इससे आपके एमसीक्यू में या ऐसे ही पूछ लिया जाता है कुछ प्रश्न। अब हम चलते हैं हमारे पाठ की तरफ। हमारा जो पाठ है वो है नमक का दरोगा। नमक का दरोगा जो पाठ है, ये जो हमारे प्रेमचंद जी हैं उनके द्वारा रचित ये बहुत अधिक प्रेरणादायक कहानी है। हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से इस कहानी में धन के ऊपर धर्म की जीत होती है। यानी किस तरीके से धन जो है चरम सीमा पर पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी वो धर्म को झुका नहीं पाता है। कैसे हम जानेंगे कैसे सत्य की राह पर चलने वाला जो होता है वो कभी पराजित नहीं होता है। कैसे हम जानेंगे कि असत्य पर सत्य की क्या होती है, जीत होती है। ये सारी बातें आप नमक के दरोगा पाठ में देखेंगे। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी है, मतलब पूरे क्लाइमैक्स के साथ है ये कहानी। अब इस कहानी में आप देखेंगे तो आपको दो प्रमुख पात्र दिखेंगे, ठीक है। एक पात्र जो है वो है मुंशी वंशीधर, ठीक है, जो कहानी के मुख्य नायक हैं। जो मुंशी वंशीधर होते हैं वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, यानी अपने कर्तव्य पथ पर चलने वाले व्यक्ति हैं, धर्मपरायण व्यक्ति हैं, यानी क्या है, धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, और क्या है, नमक के दरोगा हैं। यानी कौन है, ये है मुंशी वंशीधर, जो कि नमक विभाग में क्या होते हैं, दरोगा पद पर कार्यरत रहते हैं। ये इस कहानी के मुख्य नायक हैं। अगर हम इस कहानी के दूसरे नायक की बात करें तो भाई एक अगर हीरो होता है तो दूसरा भाई फिल्म में क्या होता है, विलन भी होता है। तो पंडित अलोपी दीन की बात करें जो दूसरे हैं इस कहानी में, वो इलाके के सबसे प्रतिष्ठित और अमीर जमींदार हैं, जो लक्ष्मी को ही अपना सब कुछ मानते हैं। मतलब इनको लगता है कि अगर आपके पास लक्ष्मी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, आप कहीं पे कुछ भी आप करवा सकते हैं। मतलब रिश्वत देकर अपना काम करवाने में ये क्या रखते थे, विश्वास रखते थे कि भाई आपके पास लक्ष्मी है, आप पैसा देकर कुछ भी कर सकते हैं। तो इस कहानी में आपको दो प्रमुख पात्र मिलेंगे। अब हम चलते हैं हमारी कहानी की तरफ, ठीक है। क्या होता है, अंग्रेजी शासनकाल था, मतलब अंग्रेजों का क्या था, हमारे देश के ऊपर शासन था। नमक जैसी चीज पर भी क्या लगा दिया गया था, कर लगा दिया गया था। भाई नमक पर भी क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। अब इसकी देख रेख में कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग चोरी छिपे नमक का काला बाजारी ना करे, नमक का कारोबार ना करे, इसके लिए क्या किया गया, नमक विभाग, एक नया विभाग ही स्थापित कर दिया गया। भैया ये क्या है, नमक विभाग है। अब जो है भाई इस विभाग में क्या था कि जो नमक विभाग था उसमें भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी इतना ज्यादा था कि लोग भाई ठीक है चलो भाई, अब क्या था, उस पर नमक के बिना तो काम चलना नहीं है, और उस पे भी क्या लग रहा था, टैक्स लग रहा था। चोरी छुपे नमक का लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। मतलब इस विभाग में उस समय सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार था, सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी था। लोग पटवारी जैसा, ठीक है, लोग पटवारी जैसे जो उस समय का प्रतिष्ठित पद था उसको छोड़कर नमक विभाग में दरोगा बनने के लिए क्या रहते थे, उत्सुक रहते थे। मतलब उस समय लोगों का नमक विभाग में दरोगा बनने के लिए क्या होता था, जी ललचाता था। वो चाहते थे कि बस भैया हम क्या बन जाएं, नमक विभाग में दरोगा बन जाएं। हमारे जो मुंशी वंशीधर थे वो भी नौकरी की तलाश में थे। भगवान ने किया भाई, उनकी नौकरी लग जाती है, किसमें, नमक विभाग में दरोगा पद पर लग जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, जब वो नौकरी पर जा रहे होते हैं तो जो उनके पिता होते हैं, वृद्ध वंशीधर जो होते हैं, वो अपने बेटे को समझाते हैं कि देखो बेटा, जो वेतन है, जो केवल वेतन मिलता है उस पर ध्यान मत देना। ध्यान किस पर देना, ऊपरी कमाई पर ध्यान देना। क्योंकि जो वेतन है वो क्या है,
मासिक वेतन जो है वो चांद के समान क्या होता है, घटते हुए चांद की तरह होता है। और जो आपका ऊपरी आमदनी होता है वो बहता हुआ क्या होता है, स्रोत होता है। मतलब उन्होंने बताया कि देखो जो ये महीने में वो एक बार आएगा, वो पूर्णमासिक चांद है कि एक बार मिल गया, फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जो ऊपरी आमदनी होता है वो क्या होता है, वो बहता हुआ स्रोत होता है। जो आपको तनख्वाह होती है, जो आपको वेतन होगा वो मनुष्य देता है, लेकिन ऊपरी आमदनी जो होता है वो ईश्वर की देन होती है। ठीक है, वो सारी चीजें बताते हैं, उनको समझाते हैं। देखो इस सब पे भाई जो वंशीधर थे वो सारी बात अपने पिताजी की सुन लेते हैं कि हाँ ठीक है पिताजी आप सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वंशीधर ने अपने पिता की सलाह को स्वीकार नहीं किया। वो उन्होंने सुना सब कुछ अपने पिताजी का, लेकिन जो पिताजी उनके वो सलाह सारा दिए थे उस सलाह को वो स्वीकार नहीं करते हैं और अपने दृढ़ सिद्धांत, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ नमक विभाग में दरोगा के पद का कार्यभार संभाल लेते हैं। ठीक है, सारी बात पिताजी का सुन लिए कि ठीक है पिताजी आप जो कह रहे हैं हम ऊपरी आमदनी को महत्व देंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, जो ये सैलरी है ये पूर्णमासी का चांद होता है, सब कुछ वो सुने। अपने पिताजी की किसी बात का वो जवाब नहीं दिए, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी सलाह को स्वीकार नहीं किया और जो उनका दृढ़ सिद्धांत था, जो उनकी ईमानदारी थी, जो उनकी कर्तव्य निष्ठा थी, उसके साथ वो नमक विभाग में दरोगा पद पर क्या हो जाते हैं, कार्यरत हो जाते हैं। अब क्या होता है, वो नौकरी कर रहे होते हैं। ठीक है, नौकरी का लगभग 6 महीना बाद जाड़ी की ठंडी रात में वंशीधर को यमुना नदी के पुल की ओर गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा कि भाई यमुना नदी का पुल था, उस पर गाड़ियां चल रही हो। उन्हें संदेश हुआ कि लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, कुछ तो है, यहां पे कुछ ऐसा कार्य हो रहा है जो कार्य नहीं होना चाहिए। वो तुरंत पहुंचते हैं, जब आसपास का जांच पड़ताल करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भाई गाड़ियों की एक लंबी कतार जा रही है जो उसमें क्या कर रही है, चोरी छिपे नमक को ले जा रही है। मतलब वो कैसा मामला था, वो नमक तस्करी का मामला था। अब उन्होंने पूछताछ शुरू की कि भाई ये गाड़ियां किसकी है, ये कौन ये काम कर रहा है। जब उन्होंने पूछताछ शुरू की तो उन्हें पता चला कि उस क्षेत्र के जो सबसे प्रतिष्ठित, सबसे प्रभावशाली, सबसे धनी जमींदार थे, कौन, पंडित अलोपी दीन, उनकी वो गाड़ियां हैं। भाई जब वो सुनते हैं तो वो अपने ऊपर भरोसा ही नहीं कर सकते थे कि ये काम उनका है। अब वहीं से ही कहानी में क्लाइमेक्स शुरू होता है। क्या होता है फिर, पंडित अलोपी दीन को बुलाया जाता है। पंडित अलोपी दीन अपने सजे रथ से जा रहे होते हैं, वो भी आते हैं किसी तरीके, उनको लगता है कि बस भैया हमारे पास धन है तब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बुलाया गया है, ठीक है चलते हैं। पंडित अलोपी दीन अपने धन के घमंड में वंशीधर को पहले 40,000 तक भारी रिश्वत देने की पेशकश करते हैं। अरे ठीक है चलिए मामला, हम तो आपके पास ही आ रहे थे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम यहां से जाएं और हम आपको चढ़ावा ना चढ़ाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। ठीक है, लेकिन भाई जो हमारे वंशीधर थे उनके ऊपर ईमानदारी का क्या चढ़ा होता है, भूत चढ़ा होता है। उन्होंने इतनी बड़ी जब रकम उनके सामने उसकी पेशकश की तो भी उन्होंने क्या कर दिया, उसको जो है मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको नहीं चाहिए। और आपने क्योंकि ये गलत काम किया है, जो काम आपको नहीं करना चाहिए, इसीलिए अलोपी दीन को गिरफ्तार करने का वो क्या कर देते हैं, आदेश दे देते हैं। अब जब वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो ये खबर पूरे क्या हो जाता है, पूरे क्षेत्र में फैल जाती है, पूरे इलाके में फैल जाती है कि मतलब ऐसी घटना उस इलाके में क्या होता है, ये पहली घटना थी जब अलोपी दीन जो कि वहां के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे वो कानून के सिकंजे में आए थे। अच्छा ठीक है, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। दूसरे दिन क्या होता है, वो अदालत में जाते हैं। अगले दिन जब अदालत में मुकदमा चला, अलोपी दीन के धन के प्रभाव के कारण सभी वकील गवाह क्या होते हैं, बिक चुके होते हैं, सब अलोपी दीन की तरफ हो जाते हैं और वंशीधर के पास क्या रहता है, केवल सत्य रहता है और उनके पास कुछ भी नहीं रहता है।
ठीक है, कोई ना तो उनके पास कोई पुख्ता गवाह कुछ भी नहीं, क्योंकि सब के सब क्या हो जाते हैं, धन के लालच में, यानी सब के सब बिक चुके होते हैं। परिणाम फिर क्या निकलता है भाई, सब के सब बिक चुके हैं, कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, परिणाम तो भाई वही आना था। परिणाम आता है कि भाई जो है आलोपीदीन को बेकसूर बताकर रिहा कर दिया जाता है, उनको चेतावनी दी जाती है कि आगे से वो ऐसा काम ना करे। एक हफ्ते बाद उनकी ईमानदारी का उन्हें सजा मिलता है और वो क्या होते हैं, जो है बर्खास्त कर दिए जाते हैं। अब क्या होता है, जब नौकरी छूट जाती है, घर आते हैं, तो इनके जो घर वाले होते हैं, खासकर इनके पिताजी बहुत नाराज होते हैं, खूब खरी खोटी इनको समझाते सुनाते हैं। माँ अलग नाराज होती है, पत्नी कई दिनों तक मुंह फुलाए रहती है, सीधे मुंह बात नहीं करती है। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है कि स्वयं पंडित आलोपीदीन वंशीधर के घर पहुंचते हैं और क्या करते हैं कि जो वो ईमानदारी देखे होते हैं वंशीधर का, उससे उनका हृदय परिवर्तन हो चुका होता है और वो वंशीधर के सामने जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपको अपनी पूरी जायदाद का, अपनी पूरी संपत्ति का अस्थाई मैनेजर नियुक्त करता हूं। इसके लिए मैं आपको वेतन, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ दूंगा। पर आलोपीदीन ने भावुक होकर कहा कि वो हमेशा कैसा, जो आप वो नदी के किनारे वाले जिद्दी और धर्मनिष्ठ दरोगा थे, वही मुझे आप चाहिए। मुझे और मतलब वो कहते हैं हम इस पद के लिए नहीं बने हैं, ठीक है, आप हमें इस पद के लिए मत रखिए। वो कहते हैं नहीं, हमें वही दरोगा चाहिए जो वो क्या था, वो नदी के किनारे वाले जो दरोगा थे। मतलब इस कहानी से हमें क्या, यहीं पे कहानी खत्म होती है और इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है कि भ्रष्टाचार और धन की ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ईमानदारी और सत्य के सामने एक दिन उसे क्या होता है, झुकना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा पाठ था नमक का दरोगा। अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखते हैं जो इस पाठ के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे वंशीधर के पिता उन्हें नौकरी में क्या सलाह देते थे, क्या सलाह, कि सत्य बोलो, ऊपरी कमाई पर ध्यान देने की, गरीब किसानों की मदद करने की, सरकारी नियम का पालन करने के लिए। तो वो हमेशा देते थे कि ऊपरी कमाई पर क्या देते थे, ध्यान देने की वो क्या करते थे, बात करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है और ऊपरी आमदनी बहता हुआ स्रोत होता है। पंडित आलोपीदीन कौन थे, तो पंडित आलोपीदीन इलाके के बहुत प्रतिष्ठित जमींदार थे। दूसरा वाला विकल्प हमारा सही है, मतलब वो दातागंज के एक बहुत अमीर और सम्मानित जमींदार थे जिनका जो व्यापार था वो दूर दूर तक फैला था। आलोपीदीन को किस शक्ति पर अखंड विश्वास था, तो उन्हें धन लक्ष्मी की शक्ति पर क्या था, अखंड विश्वास था कि अगर लक्ष्मी है तो भाई आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उनको लगता था कि संसार में धन ही सब कुछ है और न्याय कानून सब क्या है, धन के ही दास हैं। अगला प्रश्न है, वेतन को पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता और घटते घटते लुप्त हो जाता है, ये कथन किसका था, तो ये जो कथन था वो वंशीधर के जो वृद्ध पिताजी थे उनका ये कथन था। यानी तीसरा विकल्प जो है हमारा वो इस प्रश्न का, जब वो नौकरी पर जाते हैं तो ये बात वो उनसे कहते हैं। नमक के दरोगा कहानी का मुख्य उद्देश्य या संदेश क्या है, तो जो नमक का दरोगा है उसका जो मुख्य संदेश है, मुख्य उद्देश्य है, वो है धन के ऊपर धर्म और ईमानदारी की जीत दिखाना। इस कहानी का मुख्य संदेश है, मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, कि मतलब आप देख रहे हैं कि शुरुआत में भले ईमानदारी को परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन बाद में अंत में आप देख रहे हैं कि सत्य, धर्म और ईमानदारी की ही क्या होती है, जीत होती है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इससे जो कि लिखने वाले हैं। मुंशी वंशीधर का चरित्र चित्रण कीजिए। महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, तो वंशीधर का अगर हम चित्रण करें, ये उसके मुख्य पात्र हैं। कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति थे, साहसी और निडर थे, आज्ञाकारी पुत्र थे वो, यही तो कुछ उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। ये उनके कि भाई जो है रिश्वत दिया गया लेकिन वो पीछे वो रिश्वत नहीं लिए। ठीक है, आलोपीदीन को वो गिरफ्तार कर लिए, अपने जो है पिताजी के गलत सलाह के बावजूद भी उन्होंने कोई ऐसा उनकी बातों का जवाब नहीं दिया। ठीक है, नमक के दरोगा पाठ में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं, तो क्या है, दो प्रमुख पहलू। एक तो धन और प्रभाव का घमंड था, मतलब पंडित आलोपीदीन बहुत धनी और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उन्हें विश्वास था कि वो अपने धन के बल पर अधिकारियों और कानून को भी खरीद सकते हैं, इसी कारण उन्होंने
जो वंशीधर थे उनको रिश्वत देकर अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। योग्य और ईमानदार व्यक्तियों का सम्मान करने वाले भी थे, मतलब एक निगेटिव था तो दूसरा पॉजिटिव भी उनका पक्ष था। जब वंशीधर ने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया, तालोपीदीन उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से बहुत प्रभावित हुए और उसके बाद उन्हें क्या करते हैं, बाद में अपने संपत्ति का अस्थायी मैनेजर बनाकर एक वे सच्चे और ईमानदारी व्यक्ति का सम्मान करना जानते हैं। वंशीधर ने पंडित तालोपीदीन की गाड़ियों को क्यों रोका? क्या वो सही था? इसलिए रोका था क्योंकि बिना सरकारी कर चुकाए वो चोरी छुपे नमक ले जा रहे थे। उस समय नमक पर सरकारी नियंत्रण रखा था, ठीक है। मतलब क्या है कि इस प्रकार नमक ले जाना क्या था, कानून के विरुद्ध था। तो वंशीधर एक ईमानदार दरोगा थे, इसीलिए उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए गाड़ियों को क्या कर लिया था, रोका था। और ये काम उन्होंने क्या किया था, बिल्कुल सही किया था। एक पंक्ति दिया है, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय तो बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। ये कथन किसका था? तो भाई उनके पिताजी का था, यानी वृद्ध मुंशीधर का था। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि वो क्या होता है, एक दिन दिखाई देता है, फिर घटते घटते लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्या आप एक पिता के वक्तव्य से सहमत हैं? नहीं भाई, एक पिता के वक्तव्य से जो है हम जो है सहमत नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए मैंने इन प्रश्नों को किया है। कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता और क्यों? तो भाई जो वंशीधर हैं वही सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, क्योंकि जो है वो ईमानदार हैं, शिक्षित हैं, कर्तव्य परायण हैं, धर्म निष्ठा व्यक्ति हैं। ठीक, पिताजी भले बेईमानी का पाठ पढ़ाते हैं लेकिन फिर भी जो है वो कुछ भी उनके द्वारा बताए गए बात को नहीं सीखते हैं। ठीक है, तो उनकी जो चीजें थी वो सबसे अलग थी। तो ये हमारा नमक का दरोगा पाठ था। उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, जो भी आपके परीक्षा के लिए उपयोगी बातें थी, वो सारी बातें मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी बच्चे अगर कहीं पे कुछ भी दिक्कत होता है, कोई भी बिंदु ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया है, तो आप हमसे उस चीज को जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच बच्चा लोग मेरे, धन्यवाद। बहुत सारा प्यार मेरा, बहुत सारा आशीर्वाद। थैंक यू।